अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। क्या सच में राजा महाराजा गरीबों को लूटते थे? एक सवाल यह भी कि क्या देश के राजा महाराजा मुगल आक्रांताओं से भी ज्यादा शोषण करते थे? इस तथ्य को तलाशने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और इतिहास हमें यह बताता है कि मुगलों के पास ताकतवर शासक थे, उनकी बहुत शक्तिशाली सेना थी, लेकिन उसी इतिहास में यह भी दर्ज है कि कई लड़ाइयों में मुगलों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। कई लड़ाइयों में छत्रपति शिवाजी, तानाजी, बाजीराव पेशवा जैसे शूरवीरों के आगे मुगल टिक तक नहीं पाए, उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। मसलन चौसा की लड़ाई में मुगल सेना सिर्फ हारी ही नहीं बल्कि सम्राट हुमायूं को अपने सूबे को छोड़कर भागना पड़ा। 1661 में उम्बरखिंड की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा सेना और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ाई जब छेड़ी तो इस युद्ध में मराठों ने मुगल सेना को बुरी तरीके से हराया था। 1970 सिंहगढ़ के लड़ाई में शिवाजी ने मुगलों को से वापस ये ले लिया था। 1670 की बात है। 1672 में संभाजी राजकुमार ने मुगलों को हराया। तो ये वो लड़ाइयां हैं। आप देखिए कि किस तरीके से बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन इसको कोई बयान नहीं करता। आप यकीन मानिए कि एक से बढ़कर एक हमारे महाराजा रहे हैं। अगर मैं नाम गिनवाना शुरू कर दूं तो इंडिया बोल रहा पूरा शो कम पड़ जाएगा। इतने शूरवीर हमारे राजा महाराजा थे और उनके बारे में इस तरह का बयान दिया गया। इसे दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि वो आमतौर पर हमें मुगलों की गाथाएं जो बताई जाती हैं, लेकिन उनकी हारी हुई लड़ाइयों को याद नहीं किया जाता। जाहिर तौर पर देश के राजा महाराजाओं ने कई सारे युद्ध मुगलों से लड़े, जीते, लेकिन उनका जिक्र नहीं किया जाता। और इसका नतीजा आप देख लीजिए। भले ही मुगल आक्रांता थे, लेकिन मुगलों के नाम पर देश भर में अब आप देखिए किस तरीके से 704 जगहों पर आपको दिखाते हैं। अब देखिए मुगल आक्रांता था, लेकिन क्या है, देश में 704 जगहों के नाम मुगल शासकों के नाम पर है। बाबर 61, सोचिए बाबर के नाम पर 61 हैं, शाहजहां के नाम पे 63 हैं, हुमायूं के नाम पे 11 हैं, औरंगजेब के नाम पे सबसे ज्यादा 177, सबसे क्रूर शासक औरंगजेब को माना जाता था। अकबर के नाम पे 251, जहांगीर के नाम पर 111 जगहों के नाम है, 141 जगहों के नाम है। अब आपको हम राज्यवार दिखाते हैं कि किस राज्य में कितना है। यूपी में 392 जगहों के नाम है, बिहार में 97 जगहों के नाम है, महाराष्ट्र में 50 जगहों के नाम मुगल शासकों के नाम पर हैं, हरियाणा में 38 जगह ऐसी हैं, आंध्र प्रदेश में 9 है, छत्तीसगढ़ में 3, गुजरात में 12, मध्य प्रदेश में 22 और पंजाब में 27। ये वो इतिहास देखिए कि अगर मुगल आक्रांता थे, लेकिन उनके नाम पे इतनी सारी जगहों के नाम है। दिल्ली में आप देखिए अकबर रोड, शाहजहां रोड, जहांगीर रोड, कितने कितने रोड है, तो उसको लेकर सियासत भी होती रहती है। तो आप देखिए किस तरीके से सारी चीजें हैं। और अब आपको थोड़ा सा हम लिए चलते हैं कि सच ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कई नामों को बदला गया। अब सवाल यह है कि क्या 2024 की लड़ाई असल मुद्दों से हटकर मुगल वर्षित राजा महाराजाओं के नाम पर लड़ी जाने वाली है? देश में राजपूतों की आबादी की हम बात करें, लगभग 7.5 करोड़ आबादी राजपूतों की है, यानी कुल ये 5% राजपूत देश भर में है। और 15 बड़े राज्यों में करीब 450 से 500 विधानसभा सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। अब सवाल ये उठता कि क्या राहुल गांधी ने राजपूतों पर सवाल खड़े करके खुद का बड़ा नुकसान कर लिया? क्या इसका खामियाजा राहुल की पार्टी को भुगतना पड़ेगा, या फिर बीजेपी के नेता पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी से अभी भी राजपूत समाज में जो आक्रोश है, इसका जवाब तो खैर अब 4 जून को मिलेगा। लेकिन अब हमें इस बात का इंतजार करना होगा और देखना यह भी होगा कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने बयान दिया, फिर अब कांग्रेस के बड़े नेता ने बयान दिया, क्या उनको लगता है कि 5% राजपूत क्या बिगाड़ लेंगे? लेकिन 4 जून को इसका रिजल्ट का हमें इंतजार करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी का रुख करते हैं। तो अब क्या यह मानकर चला जाए कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में अब जो मतदान होगा संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर होगा? जिस तरीके से सियासी दल इस संवेदनशील मुद्दे को भुनाने में लगे हैं, एक बात तो साफ है कि आरक्षण को लेकर जनता के सेंटिमेंट से खेला जा रहा है। सभी दल चुनाव में इस मुद्दे को हवा देकर भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन जहां इस मुद्दे पर बीजेपी को लगातार घेर रही है, वहीं बीजेपी भी विपक्ष पर कम आक्रामक नहीं है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
कांग्रेस संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। 2024 की लड़ाई आरक्षण पर आई। कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। आरक्षण पर संग्राम, मचा सियासी कोहराम। एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी, ये मोदी का गारंटी। रिजर्वेशन पर सियासी रार, चुनावी स्टंट और तकरार। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे अपने शबाब पर आने लगा है। 2 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे सियासी तापमान में भी उबाल आ रहा है। कभी मंगलसूत्र पर तो कभी संपत्ति पर सियासी बयानबाजी तेज हो रही है। अब तीसरे चरण के रण आते आते संविधान और आरक्षण पर भी जुबानी जंग तेज हो गई। कांग्रेस और इंडी गठबंधन लगातार संविधान और आरक्षण को खत्म करने के लिए बीजेपी पर हमलावर है। राहुल गांधी खुले मन से बार बार ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई तो वो संविधान को बदलकर आरक्षण को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी नेताओं के बयान से साफ है कि वो लोकतंत्र को तबाह करना चाहते हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। राहुल गांधी ने एक तरफ जहां अपने बयान से बीजेपी पर आक्रामक हैं, तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आरक्षण के मुद्दे पर ये जताने की कोशिश की कि कांग्रेस ही उनके साथ है। तभी तो उन्होंने एक्स पर लिखा कि संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह भाजपा की राह में खड़ी है। इंडिया गठबंधन भी संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है। अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी या फिर दूसरे नेता, आरक्षण के मुद्दे को भुनाने में कोई पीछे नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी 2024 के चुनाव को आरक्षण की इसी पिच पर खेल रही हैं। प्रियंका गांधी भी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और अपनी रैलियों में इसी बात पर फोकस कर रही हैं कि बीजेपी संविधान की दुश्मन है और वो आपका आरक्षण खत्म कर देगी। आपको उनसे पूछना चाहिए था कि उनके जो नेता हैं हर जगह जाके ये क्यों कह रहे हैं कि संविधान को बदलने वाले हैं। सुनिए कि आप उनसे पूछिए ना कि संविधान को बदलने वाली बात उन्हीं के नेता क्यों कर रहे हैं। ये बात उभरी कहां से और इस बात का मतलब क्या है। अगर किसी को डरना नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब संविधान बदलेंगे तो आरक्षण को क्या होगा। जब संविधान बदलेंगे तो ये जो अधिकार है जो सबका है इस देश में, कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे छोटे से छोटा किसान हो, उसका वोट का अधिकार है, इसका क्या होगा। वही संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष की घेराबंदी को रोकने के लिए पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर हैं। पीएम लगातार अपने रैलियों में कांग्रेस पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। पीएम बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस किसी खास विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए आपका हक छीन रही है, आपके आरक्षण को कम कर रही है। कांग्रेस संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। भाई और बहनों, ये सिर्फ आपके आरक्षण को ही लूटना नहीं चाहते, उनके तो और बहुत कारनामे हैं। और इसलिए मेरे आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी के भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैलियों में आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आरक्षण कभी खत्म नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 10 सालों में बीजेपी सत्ता में है, अगर उसे आरक्षण खत्म करना होता तो कर दिया होता।
अमित शाह ने कांग्रेस पर गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पिछड़ों की दुश्मन है और आरक्षण के खिलाफ है। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी नीति है। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गारंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी। ये मोदी का गारंटी है। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के साथ साथ आरएसएस ने भी खुलकर कांग्रेस का काउंटर करने लगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तेलंगाना में कहा कि आरएसएस शुरू से ही आरक्षण के पक्ष में है और कुछ लोग संघ के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करेंगे, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। दरअसल 24 की लड़ाई पूरी तरीके से अब आरक्षण को खत्म करने और संविधान के बदलने पर आती नजर आ रही है। सियासी तल्खियों के बीच जनता भी बड़ी कंफ्यूज हो रही है कि आखिर इन नेताओं के बयान में कितना दम है। क्या नेताओं के बयान महज सियासी स्टंट है जो 4 जून के नतीजों के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, या वाकई बाबा साहब के लिखे संविधान की उन्हें चिंता है जो गरीब और हाशियों पर रह रहे लोगों को उनका अधिकार और हक देने के लिए बनाया गया था। तो आरक्षण का मुद्दा 24 के चुनाव में इतना हावी क्यों है? अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, आखिर आरक्षण है क्या, इसका प्रारूप क्या है, इससे कब लागू किया गया? तो हम आपको इसको विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं कि आखिर आरक्षण का प्रारूप क्या है और कब इसको लागू किया गया था। तो आप जानिए कि हाशिए पर मौजूद वर्गों में समानता लाने की पूरी कोशिश इसी के दिमाग में रखते हुए इसकी व्यवस्था की गई थी। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। सरकारी सेवाओं और संस्थानों में इनका प्रतिनिधित्व और बढ़े, इसको लेकर आरक्षण दिया गया था, जिसमें पिछड़े एससी एसटी जाति का कोटा निर्धारित कर दिया गया। सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने की ये पूरी कवायद थी और इसको लेकर अब सियासत हो रही है। अब आप ये भी समझ लेते हैं कि आखिर देश में आरक्षण की स्थिति क्या है और लोगों को कितना आरक्षण दिया जा रहा है, जिस पर सियासत हो रही है। आप इसको समझिए। देश में लगभग 49.5% आरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कोटा क्या है, ओबीसी का 27%, एससी का 15%, एसटी का 7.5% और सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों के लिए अभी जोड़ा गया है 10% की व्यवस्था की गई है। यह पूरा आरक्षण है जो सबको मिलता है। अब आइए आपको बताते हैं कि देश में आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए ग्राफिक्स जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में आरक्षण की शुरुआत कब से हुई है। तो आप देखिए, 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ आरक्षण शुरू हुआ। ज्योतिराव फुले ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी। अंग्रेज सरकार की नौकरियों में आरक्षण की मांग की गई थी। अंग्रेजों के जमाने की बात है। 1891 में मूल निवासियों को आरक्षण की मांग की गई थी। 1901 में महाराष्ट्र के सामंती रियासत में भी आरक्षण की शुरुआत की गई थी। इसके बाद 1908 में अंग्रेजों ने कई जातियों के लिए आरक्षण की शुरुआत की। 1909 और 1919 में भारत सरकार अधिनियम में प्रावधान एक नया लाया गया। 1935 में पूना समझौते में दलितों को आरक्षण की मांग की गई। 1942 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने एससी के लिए आरक्षण की मांग की। इसके बाद 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और फिर ओबीसी, एससी और एसटी के लिए संविधान में विशेष धाराएं रखी गई। 1979 में मंडल आयोग की स्थापना हुई। सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश को आरक्षण फिर लागू कर दिया गया और उस वक्त बीपी सिंह की सरकार थी और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लागू कर दिया गया। 1991 में गरीब सवर्णों के लिए भी 10% आरक्षण की शुरुआत की गई।
2006 से शैक्षिक संस्थानों में और अन्य जगहों पर भी जो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। इसके बाद 2008 में एससी ने ओबीसी के 27% आरक्षण को सही ठहराया, सुप्रीम कोर्ट में बात गई थी। तो ये देखिए, इस तरीके का ये पूरा मामला है आरक्षण का। लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भाई किसी भी कीमत पर आरक्षण खत्म नहीं